लेके दे दूंगा, मैं चूड़ियां लूंगा, टैपस लेके दे दूंगा, बट ये सुनती नहीं है बेचारी, ये चले जाती है उधर। बट बड़ी कोशिश करता है, तरले करता है, 6 साल का प्यार है यार, रुक जा रुक जा रुक जा, बट हाँ जाता है क्योंकि ये अमीर है, ये बेचारा गरीब है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव की रॉड आस्ता आस्ता मोटी होती रहेगी। यस, उसकी गर्लफ्रेंडें इधर आ रही हैं और ये बेचारा सूख जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सोचेगा पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्यों मुझे छोड़ के गई है। ये एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। साइन हटेगा तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं जरीना। जरीना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे LOAN लोन करके याद रखो कि लेफ्ट साइड होती है ऑक्सीडेशन, एनोड होता है और नेगेटिव होता है। ये ट्रिक कोई मास्टर बताएगा क्या? LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा, लोग कहते परी अपॉन रानी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या लिख दिया सर? ये मैंने याद करने के लिए बोला क्योंकि इसकी डेरिवेशन है नहीं है। जब डेरिवेशन आप ये भी देखे होंगे कि जो आपके बाथरूम का दरवाजा अगर लोहे का है, 1 साल 10 साल तक वो उसमें पानी की छींटे पड़ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके उसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। बशीर साहब, नाजिया जी, सब बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया है। एक नए वन शॉट के साथ आपके सामने आए हैं। बाप वीडियो रहने वाली है कंप्लीट। रिवीजन नहीं, बेस से स्टार्ट करूंगा। रिवीजन नहीं, बेस से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्लास 12 से। और आप क्या बनोगे? 02 मेरी जान हीरो। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। मतलब यहां पे बिजली की भी बात होगी। बिजली बिजली कहती है तो बिजली ते मरदी है। बिजली की भी बात होगी और केमिकल्स की भी बात होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ नए लोग भी आने वाले हैं पढ़ाने के लिए। बात याद रखना, पेपर यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं, कहीं और से नहीं। तो वीडियो पूरी देखना, जो बोल रहा हूं वही करना। समझ आया कि नहीं आया? नाजिया और बशीरा कहीं और से पढ़ रहे हैं, बट उनको बता दीजिए यहीं से आएगा पेपर। चलो जी, स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरी बात ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं जो आपकी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसके 2 हिस्से रहने वाले। ठीक ठीक, 2 पार्ट रहेंगे इसके। इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा और पार्ट नंबर 2 रहेगा। ओके मास्टर, डन। पार्ट नंबर 1 में आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और पार्ट 2 में देखोगे, क्या देखोगे मेरी जान, क्या देखोगे मेरी जान? के केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल, ये RNX मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ये चीज जिस कंटेनर में होगी उसको बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। है हो ये चीज जिस कंटेनर में होगी उसको बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पढ़ना क्या है पूरे चैप्टर में? एक साइड पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक साइड पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके कुछ और भी टॉपिक होंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसके कुछ और टॉपिक होंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे।
शुड आई रिपीट नाजिया जी? क्या बात कर रहे हो सर, इतने ज्यादा आगे ना हो, डर लगता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, it is the detailed study of relationship between current मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये एक डिटेल स्टडी है किस किस की, इलेक्ट्रिसिटी की और इसका रिलेशनशिप। इलेक्ट्रिसिटी के स्पेलिंग मास्टर गलत लिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के और साथ साथ में किसके, केमिकल रिएक्शन के। समझ आया कि नहीं, केमिकल रिएक्शन के। और मैंने आपको बोला इसके दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे, दोस डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड सर्टेन केमिकल रिएक्शन टेक मतलब अकरिंग या टेक प्लेस, मतलब वो डिवाइसेस जिसमें बिजली को पास किया जाता है और बिजली पास होने की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन चलती हैं, उन डिवाइसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। सर कख समझ नहीं आया, आगे इसी सेल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस तरफ है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें आप केमिकल रिएक्शन करते हो और उसकी वजह से बिजली पैदा होती है। क्या, those devices in which certain chemical reaction occur and current electricity is पैदा हुई, generating। ओके जी, चलो जी आगे। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ नहीं है, कंटेनर है, कंटेनर है, बाल्टी भी हो सकता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होती है, वो भी बात समझ। तो ये आपके सामने क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये कंटेनर जो दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। देखा, अच्छा देख लिया तो चमकारे मारने वाला पेन भी तैयार रखो। ए आ गया साडा चमकारा, ए देखो ध्यान से, नजर मारना जरा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें आपने सॉल्यूशन डाल रखा है NaCl, मोल्टन मतलब पिघला हुआ NaCl, इसमें Na पॉजिटिव कटाइन 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 और Cl नेगेटिव अनाइन अनाइन अनाइन। तो एक कटाइन है, दूसरा क्या है, अनाइन है। और दूसरी तरफ से आपने ये बैटरी लगा के रखी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्टेड होता है वो बनता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट होता है वो बनता है एनोड। अब मसला ये है कि इस तरफ सारे पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव जिसको हम 9th क्लास से पता है कि अनाइन बोलते हैं, तो ये मूव करेगा इधर, और ये कटाइन दैट इज Na पॉजिटिव ये मूव करेगा इधर। तो यहां पे NaCl आपने डाला था, इसका Na पॉजिटिव इधर मूव कर गया और Cl नेगेटिव इधर मूव कर गया, तो ये टूट गया। बिजली डालने पे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल टूट रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस डिवाइस में ये बेटा टूट रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा देख, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, अब मैं तुझे टर्म समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो मसे जहां पे NaCl टूटा है ना, वही है इलेक्ट्रोलाइसिस। देख क्या बोला, इट इज द मूवमेंट, क्या, इट इज द मूवमेंट किसका, Na पॉजिटिव का Cl नेगेटिव का, ऑफ कटाइन एंड अनाइन, कटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कोई भी सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl है जिसके आइंस बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव वाला एनोड है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाता है, वो क्या है, कैथोड है। और कैथोड और एनोड दोनों को मिला के इलेक्ट्रोडवा कहा जाता है। ओके,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को बुलाता है और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाता है। एक्सटर्नल फील्ड एंड देयर सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वहां पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर ये बात कुछ समझ नहीं आई, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। क्या बोला? वहीं पे जाते ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाती है। देख, मान के चल ये मेरे पास कैथोड है। कौन सा कैथोड है? कैथोड वाला ये है, ठीक। कैथोड पे कौन गया? Na पॉजिटिव गया। Na पॉजिटिव गया ना, ये वाला इधर। अब इस N पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। मैं बोल रहा हूं यहां से 2 Na पॉजिटिव गेन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे और 2 सोडियम इधर बने होंगे। मतलब इसके इर्द गिर्द क्या बन रहा होगा? सोडियम। और ये रॉड होती होगी मोटी, ठीक। उसके बाद अच्छे से समझना। क्या? एनोड पे क्या होगा? एनोड मतलब एस पासे के ओसी। एस पासे क्या होगा? एनोड मतलब इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? एनोड पे Cl नेगेटिव दौड़ेगा। अब ये Cl नेगेटिव दौड़ेगा तो ये Cl नेगेटिव क्या करता है? यहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर ये 2 Cl नेगेटिव यहां से दौड़ेंगे तो यहां पे Cl2 बनेगा और गैस फॉर्म में बनेगा। 2 Cl2 गैस का मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब Cl नेगेटिव जब यहां से पहुंचेगा तो यहां से ऊपर आपको क्लोरीन गैस जाती हुई नजर आएगी। बशीर साहब, अब देख, इस रिएक्शन को उठा के इधर रख और ऐड कर दे। 2 Cl नेगेटिव है ना, ये 2 नहीं, ये 1 ही बचेगा। ये 1 Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों का बेसिक खराब है। ये मान के चलो कि इस पूरे को इसको और इसको इसी पासे ऐड करना है। इसको और इसको इसी पासे ऐड करना है। मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इसके साथ बशीर साहब क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। पहले ही बोल रहा हूं, कौन से वाला? ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसिल। अब ये 2 ऐड किए, देख 2 Na पॉजिटिव Cl, तो ये 2 Na पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, ये 2 Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका था। फिर ये क्या बना? सोडियम। 2 सोडियम बना। देख 2 सोडियम बना किस पे? कैथोड पे। और 1 क्लोरीन गैस। अगर मैं इसको अच्छे से बोलूं, देखे 2 Na पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, तो ये 2 NaCl क्या बना? दैट इज Na 2 बार प्लस Cl2। ये बना एनोड पे, ये बना कैथोड पे। अब देख रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है जब तू यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है मास्टर। 2NaCl on passing the electricity break down into sodium metal and chlorine gas. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बोला था, इट इज अ डिवाइस और अ कंटेनर विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। यही तो डिवाइस थी जिसमें क्या हुआ कि हमने 2NaCl एक केमिकल था, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया? पास करवाया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और ये जो NaCl है ये कन्वर्ट हो गया 2Na प्लस Cl2। ये हमारे पास हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बिजली की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देख एक चीज में और समझाने की कोशिश करूं ना, ये जो हुआ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस होता तोड़ना, तो ये टूटा है, और इलेक्ट्रो मतलब बिजली, तो बिजली की वजह से तोड़ा, तो ये भी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस जिस कंटेनर में होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल, आप ऐसे भी रख सकते हो। अब देख, इसके बाद हमारा टॉपिक है लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअली ये जो लॉज है ना, ये दो लॉज हैं, एक है फर्स्ट लॉ और दूसरा है सेकंड लॉ। ठीक, हम एक एक करके अच्छे से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरी बात बिल्कुल प्यार से अच्छे से समझना। पहला कौन सा है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास AgNO3 था, ये पॉजिटिव था और NO3 क्या है, नेगेटिव था। ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। अब Ag जब इधर जाएगा तो यहां पे जाके इधर डिपॉजिट होगा, इसका कुछ ना कुछ मास इधर डिपॉजिट होगा, नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द मास ऑफ मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, कि कितना मास मेटल का इस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, is directly proportional to the amount of charge passes through the solution। कि यार ये वाली चीज इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा और यहां से सोडियम इधर जाके चिपकेगा और इसका वजन बढ़ रहा होगा, इसका मास बढ़ रहा होगा, तो इसका मास जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज पास हुआ है, कितना करंट पास हुआ है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं जरीना। जरीना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद। बट आप सब जानते हो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो Q किसके बराबर होगा, I इंटू टी के। तो जहां Q दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, I इंटू टी। तो मास किसके बराबर, मास इज इक्वल टू ZIT। तो मतलब कितना मास यहां पे जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट पास हो रहा है, कितना यहां से करंट पास हो रहा है। करंट ज्यादा तो मास ज्यादा, टाइम ज्यादा देर तक करंट पास करेगा तो मास ज्यादा होगा। और Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, एक कांस्टेंट है। अच्छा देख, व्हाट इज द फिजिकल सीक्वेंस सिग्निफिकेंस ऑफ Z, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फिजिकल सीक्वेंस क्या है, उस चीज को अच्छे से समझते। देख, मैं बोल रहा हूं कि मास इज इक्वल टू Z इंटू क्यू है, और अगर Q की जगह आप 1 कूलम रखें तो मास किसके बराबर हो जाता है, Z। मतलब Z किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, मास डिपॉजिट। तो मैं बोल रहा हूं Z ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट डिपॉजिटेड। मतलब Z मास ऑफ एन एलिमेंट है जो डिपॉजिट होता है क्या, बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज जब आप पास करते हो सॉल्यूशन से तो कितना मास डिपॉजिट होगा किसी भी कैथोड पे मेटल का, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जनरली जो ये जरीना है ये E अपॉन F के बराबर है। E क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। अब जो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होता है। इसके बारे में हमने क्लास 11th में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, समझ आ गई नहीं? देख, Z इज इक्वल टू E अपॉन F। E इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज द एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कुछ नहीं है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब वो एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ जुड़ता है। वैलेंसी का पता कैसे चलता है मेटल्स के केस में, कि इसके ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज कितना है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज तो वैलेंसी 2, अगर 3 पॉजिटिव चार्ज तो वैलेंसी कितना है, 3 है। अब मुझे इस F के बारे में पता नहीं है। ये जो फैराडे होता है, ये फैराडे क्या होता है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो फैराडे है, ये अभी जो आपने देखा ना, अभी जो आपने क्या देखा, फैराडे देखा है ना, ये फैराडे क्या है, ठीक है, ये जरीना इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फैराडे। तो ये फैराडे क्या है, अब फैराडे इज इक्वल टू चार्ज
ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, देख ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन पे आप सबको पता कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। हमें 1 मोल की बात की गई है, तो 1 मोल इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, इज इक्वल टू 1 मोल को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 मोल इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक, 1 मोल कितना होता है, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, आंसर आता है 96500 कूलम। मतलब इसका क्या मतलब हो गया, दैट इज 96,500 कूलम 1 फैरेडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वही क्या होता है, फैरेडे। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, फैरेडे। तो फैरेडे का मतलब क्या हो गया, 1 फैरेडे इज इक्वल टू 96500 चार्ज। मतलब आप याद रखें कि 1 फैरेडे का मतलब है 96500 कूलम। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फैरेडे एंड द कूलम। शुड वी रिपीट, शुड आई रिपीट, नो सर। ठीक, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, कहां पे लिखी है, ये चीज लिखी है कि जो 1 फैरेडे होता है वो चार्ज को 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 फैरेडे कितना आएगा, 96500 कूलम। ठीक है, ये बात होगी, हाँ सर ये बात होगी। ठीक है, आगे चलते। सेकेंड लॉ क्या है, एक्चुअली जो सेकेंड लॉ है वो एक एक्सटेंशन है फर्स्ट लॉ का ही। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं सेकेंड लॉ के बारे में। इधर देखो, सेकेंड लॉ है क्या, मैं बोल रहा हूं कि सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ की ही एक्सटेंशन है। सुनना, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर है, जरीना इंटू चार्ज के बराबर है। ठीक, मास इज इक्वल टू जरीना होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैरेडे इंटू क्यू। अब मैं बोल रहा हूं ये जो क्यू है ये भी कांस्टेंट है और ये फैरेडे भी क्या है, कांस्टेंट ही है। मतलब कितने टाइम के लिए चार्ज जाएगा ये भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है और फैरेडे भी क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब मास जो डिपॉजिट है वो इज इक्वल टू ई इंटू एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू के इंटू ई इज इक्वल टू, और कांस्टेंट को हटा के मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इक्विवेलेंट वेट। क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट। मान ले 2 एलिमेंट हैं, मान ले कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। उन 2 एलिमेंट के लिए कैसे ये इक्वेशन लिखेगी वो ध्यान से समझना। तो जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, के इंटू इक्विवेलेंट वेट। मतलब मास किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पे। अगर आप, मैं बोल रहा हूं 2 मेटल से, मास ऑफ ए जो डिपॉजिट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, के इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। और मास ऑफ बी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, के इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। दोनों इक्वेशनों को और क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अब मैं थोड़ा बहुत आपको इस चीज के बारे में, सेकंड ले के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 2 सेल हैं, उसमें आप सेम चार्ज पास कर रहे हो। क्या पास कर रहे हो, सेम चार्ज। इधर भी क्यू पास कर रहे हो, इधर भी क्यू पास कर रहे हो, इधर भी क्यू पास कर रहे हो। ठीक है, चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज सेम है। मैंने अभी बोला चार्ज सेम पास कर रहे हो 2 सेल से, और फैरेडे एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि जब कभी भी 2 सेल में अगर सेम चार्ज पास करोगे तो जो ए का वेट यहां पे डिपॉजिट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और जो बी का वेट इधर डिपॉजिट होगा मेटल का, वो भी डिपेंड किस पे करेगा, बी के इक्विवेलेंट वेट पे।
समझ आया कि नहीं आया? फिर मैंने वही चीज जो पीछे मैंने ड्राइव की है, ये वाली चीज, दैट इज एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी, ये मैंने ड्राइव किया है। और ये ओनली एप्लीकेबल ओनली इफ द सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसको समझने के लिए ना थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये तेरे पास एक सेल है, क्या तेरे पास एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, बट इसके साथ तूने बल्ब जोड़ के रखा है, ऐसे हो गया, डन? ओके मास्टर, डन। इसमें से सिर्फ तूने पानी डाल के रखा है, तो क्या ये बल्ब जलेगा मास्टर? नहीं जलेगा मास्टर। जलेगा नजीर साहब? नहीं जलेगा। बट जैसे ही इधर आप बल्ब लगाते हो और इस सेल में ये जो सेल है, इसमें आप पानी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो, जैसे NaCl डाल दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें आ जाते हैं आइंस, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंडक्टिंग, इसमें से बिजली पास करने लग जाती है, तो ये बल्ब जलने लग जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अब मेरा नया टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया द एबिलिटी ऑफ द आइंस ऑफ द सॉल्यूशन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझ आया जी? देख, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? आइंस ऑफ द सॉल्यूशन टू कंडक्ट बिजली, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये एक एबिलिटी है सॉल्यूशन के आइंस की, ताकि वो बिजली को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन के आइंस की वजह से है। ये जो आइंस बनते हैं इनकी वजह से, ये आइंस होंगे तो कंडक्टेंस होगी सॉल्यूशन में। अगर ये आइन नहीं है तो ये बल्ब कोई जगेगा नहीं। अच्छा, ये जो कंडक्टेंस होता है इसको डिनोट करते हैं C से, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। समझ आया कि नहीं है? रेजिस्टेंस मतलब कितनी रुकावट है करंट के कंडक्शन में, और कंडक्टेंस मतलब कितनी बिजली कंडक्ट हो रही है। इसी चीज को मैं आगे समझाने वाला हूं। इधर देखना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइंस। कि भाई आपने अशरफ और बशीरा एक इलेक्ट्रोलाइट डाल के रखा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, इस माइनस ने इस पॉजिटिव को अपने पास खींच लिया और इस माइनस ने इसको अपने पॉजिटिव के पास खींच लिया। अब ये जब आइंस फ्लो करने लगे, इसी आइन के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये कंडक्टेंस आ गया, और मैंने बोला जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। समझ आया कि नहीं आया? और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आइन ज्यादा टूटते हैं, तो ज्यादा आइन बनते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब आर है, जो रुकावट है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर? एक, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला नेगेटिव चार्ज उसको इससे दूर नहीं जाने देता, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को पकड़ के रखता है। दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट विद सोल्यूट। मतलब जो सोल्यूट है वो जो सोल्यूट है वो अपने हिस्से को मूव नहीं करने दे रहा।
अगर मूवमेंट नहीं है तो कंडक्टेंस नहीं है, कंडक्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस पीक पे है। और दूसरा जो आयंस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं इनको जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो भी बांध के रखते हैं। मतलब एक सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी है। इसमें सोल्यूट अपने सोल्यूट को मूव नहीं करने दे रहा, इसमें क्या है, जो सोल्यूट है, जो अशरफ एंड बशीरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनको पानी अपने साथ बांध के रखता है और मूव करने नहीं देता। इसको बोलते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको सिखानी है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? जैसे मैंने आपको कंडक्टेंस के बारे में अभी बताना है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है? दैट इज कंडक्टेंस इज फ्लो ऑफ चार्जेस। यही है ना कंडक्टेंस, मतलब चार्जेस कितनी फ्लो हो रही है, यही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। चार्जेस मतलब आयन सॉल्यूशन में कितने फ्लो रहे हैं, ये आयन सॉल्यूशन में नहीं होंगे तो कंडक्टेंस नहीं होती है, ठीक है। फिर मैं आपको सिखा रहा हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? अपोजिशन, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ द चार्जेस, वो अपोजिशन जो चार्जेस को रोके। और अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के बिल्कुल अपोजिट है, और जो कंडक्टेंस है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के अपोजिट है। रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टेंस कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? कंडक्टेंस की यूनिट होगी C इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की यूनिट है 1/ओम। तो अगर मैं अच्छे से बात करूं, ये प्लस में है तो ऊपर चले जाएगा -ओम। शुड आई रिपीट? नो सर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? दैट इज ओम, ठीक। दो और फैक्टर हैं जिन पे ये जो रेजिस्टेंस है उस पे मतलब दो और ऐसे फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं अभी, बट उसके साथ में आपको ना एक और टर्म सिखाऊंगा, दैट इज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्या सिखाऊंगा? रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस और दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है, देखना ध्यान से। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया अशरफ बशीरा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये तार है, फिर ये प्लेट है, ठीक है। ये तार है और फिर ये क्या है? प्लेट है। आराम से सुनना पहले, ठीक। इस तार पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? रेजिस्टेंस और भी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर इन दो प्लेट्स की दूरी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े दूर दूर मूव करेंगे। अब दूर दूर मूव करेंगे तो रास्ता बड़ा होगा, जितना रास्ता बड़ा होगा उतना कठिन होगा। जब ज्यादा कठिनाई आएंगी तो कठिनाई मतलब रुकावटें, रुकावटें मतलब रेजिस्टेंस। और मैं बोल रहा हूं ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जितना बड़ा एरिया होगा उतना चार्जेस जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तो प्लेट के एरिया की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो ये R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। इस साइन को क्या बोला जाता है? दैट इज रेसिस्टिविटी। ये एक नई टर्म है, इसको सीख लेना। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। बट जब एल बी कांस्टेंट हो और एम बी क्या, ए बी क्या हो? कांस्टेंट हो। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये भी पता हो कि ये लेंथ कितनी दूर है, ये कांस्टेंट हो, लेंथ कभी ना आप चेंज करो, और एरिया ऑफ प्लेट भी क्या हो? कांस्टेंट हो। मैंने क्या बोला कि जितनी प्लेटें दूर होंगी दूरी उतनी ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और जितनी प्लेट बड़ी होगी
जितनी प्लेट का एरिया ज्यादा होगा चार्जेस जल्दी जल्दी खींचेंगे, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। जोड़ा एक कांस्टेंट आया जिसको आप बोलते हो रेजिस्टिविटी। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, आराम से समझना। ये जो रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर, ये इधर चला जाएगा ए और ये एल आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी से डिपेंड किस पे करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये ए भी कांस्टेंट होगा और एल भी क्या होगा? कांस्टेंट। जब इसकी यूनिट आपसे कोई पूछे तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम और एरिया की है मीटर स्क्वायर और नीचे भी क्या होगा? मीटर। ये और ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा? ओम मीटर। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं दैट इज रेजिस्टिविटी होगी ना, इसके बाद मैं समझाना चाहता हूं कंडक्टिविटी। आराम से सुनना, कंडक्टिविटी क्या होता है। देखो, कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है, मतलब अगर रेसिस्टिविटी का उल्टा कर लो तो वो आ जाती है कंडक्टिविटी। तो करो जरा उल्टा, देखो इधर इधर, ये मेरे पास एक फॉर्मूला, इसको उठा के मैंने इधर लाया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, मतलब 1 अपॉन रो आ गया इधर और ये इधर आ गया 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर किसके बराबर है? 1 अपॉन आर किसके बराबर है? सी। किसके बराबर है? कंडक्टेंस के बराबर है। और 1 अपॉन रो क्या? दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए। अब देखो, कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टेंस, बट जब एल और ए क्या हो? कांस्टेंट। ये दोनों सेल के लिए कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। शुड आई रिपीट? जितना मैंने बताया है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके दो थ्योरेटिकल फैक्टर हैं। सेल्स पे भी ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उसकी ये डेरिवेशन आई। उसके बाद रेजिस्टिविटी, देख रेजिस्टिविटी जो है वो है रेजिस्टेंस ही है। क्या है? रेजिस्टेंस ही है, बट वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी सेल का रेजिस्टेंस जब रेजिस्टिविटी जब निकालते हो तो उसका एरिया और लेंथ जब कांस्टेंट कर देते हो तो उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहने लग जाते हैं। और कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है। जब आप सेल का लेंथ मान लेते हैं, अब जब सेल एक बार बन गया तो उसका लेंथ और एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो उसको बोलने लग जाते हैं कंडक्टिविटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रह जाती है ना, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी भी सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं, है ना। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रहती है चचा, तो वो भी सिखा देते हैं। देखना ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि कंडक्टिविटी जो है, ओहो मार्कर बड़ा हो गया मार्कर, है ना। जो कंडक्टिविटी है दैट इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। आपने रेजिस्टिविटी की यूनिट पीछे क्या निकाली? 1 अपॉन ओम मीटर। ये ओम मीटर होती है ना रेजिस्टिविटी की, तो ये ऊपर चला जाएगा, पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो ओम ऊपर जाएगा, तो ओम के ऊपर -1 और मीटर ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, इस कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है जब हम सॉल्यूशन में पानी ऐड करते हैं? बात समझ आई नहीं? मतलब कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा जब आप पानी ऐड करते हो। मतलब किसी सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन है, मतलब KCl का सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कंडक्टिविटी इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, या ये माइनस टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये सॉल्यूशन कंडक्ट कर पाएगा क्योंकि इनके बीच में क्या है? आयन से। क्या है? आयन से। तो ये आयन मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी होती है। अब जब आपने इसमें पानी ऐड किया, जब आप पानी ऐड करते हो तो मतलब क्या हो रही होती है? डाइल्यूशन ऐड हो रही होती है, डाइल्यूशन हो रही होती है। मतलब डाइल्यूशन से, चाचा डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? नया टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि जो आपका कंटेनर है उसमें आप पानी ऐड कर रहे हो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन,
जब आप डाइल्यूशन करते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज के डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। वॉल्यूम ऐड करने से, पानी ऐड करने से जो चार्ज हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। मान के चल कि 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम है जिसमें 100 आइन है। अब आपने पानी ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ गई 2 मीटर क्यूब। क्या आइंस और ऐड हुए? नो, आइन ऐड नहीं हुए। तो 1 मीटर क्यूब में 100 हैं, 2 मीटर क्यूब में भी 100 होंगे। तो जब पानी ऐड हो चुका है, पानी ऐड हो चुका है तो 2 मीटर क्यूब में 100 होंगे। तो अगर मुझे कोई पूछे पानी ऐड करने के बाद 1 मीटर क्यूब में कितनी फ्रैक्शन बच गई होगी, 50 की, तो आइन हो गए कम, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। देख, एक गिलास है, उसमें आइन 1 मीटर क्यूब है, उसमें आइन है जी 100। अब उसमें तूने पानी डाल दिया, आइन नहीं डाले। फिर तूने बोला कि 100 आइंस हैं 2 मीटर क्यूब में। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब 100 नहीं, 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, दैट इज 50। समझा कि नहीं? क्योंकि 2 मीटर क्यूब में 100 थे, 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 50। पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं आइंस, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? पर यूनिट वॉल्यूम आइन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप जब पानी डालते हो वॉल्यूम बढ़ती है, आइंस बढ़ते नहीं है। और उस वॉल्यूम में आइंस की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शुड वी रिपीट? नो सर, डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास है जहां पे आप पूछ सकते हो। अच्छा, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस? इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ये क्या है? It is the total conductance offered by 1 mole electrolyte when electrode are separated by unit apart। ये क्या चीज है, देखना ध्यान से। ये बोल रहा है कि भाई ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। ये टोटल कंडक्टेंस बताता है जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। कितने मोल डालते हो? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, KCl डालते हो। कब? जब ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये जो मोलर कंडक्टेंस है, ये जो मोलर कंडक्टेंस है, ये जो मोलर कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी पे तो डिपेंड करता ही करता है ना। मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ये मतलब नंबर ऑफ आइंस, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी इनटू 1000। ये फॉर्मूला आपने रटना है। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, रटना। देखो, आइंस बढ़ेंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मोलरिटी बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। मोलरिटी बढ़ती है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कभी कभी इस मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, C। तो अगर कोई बोले कंसंट्रेशन बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। एक और होता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। अब जो हमारे पास नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है बच्चा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कुछ नहीं होता, ये मोलर कंडक्टेंस ही होता है, बट उसके साथ आप वैलेंसी को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक। अब थोड़ी बात ध्यान से समझना कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे कोई मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट में जो मेटल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वही वैलेंसी होती है। अगर चार्ज 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। जैसे AgCl3 है ना, इसके ऊपर चार्ज रहता है +3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, दैट इज 3। ये सिंपल सी बात थी, समझ आया कि नहीं है? इस पे इतनी ज्यादा बहस नहीं करेंगे, इस पे कोई PhD नहीं करनी है। जितना बता रहा हूं मोलर कंडक्टेंस के बारे में, ये फॉर्मूला था रट ले, ये फॉर्मूला था रट ले, ये फॉर्मूला था
रट ले, ज्यादा बहस नहीं करनी है इस पे। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, समझना ध्यान से कि मोलर कंडक्टेंस के साथ क्या होगा जब पानी ऐड किया जाएगा। पानी ऐड का मतलब क्या होता है, जब डाइल्यूशन होती है। देख लॉजिकली मैं ऐसे 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 आराम से समझा रहा हूं, आराम से सुनना पहले जो मैं बोल रहा हूं। देख मैं बोल रहा हूं मोलर कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन होती है। अब तू दिमाग लगा, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब तू पानी ऐड कर रहा है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पानी बढ़ाने से क्या हुआ, पानी बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ी, कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन कम हुई तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई है। शुड वी रिपीट? नो सर। आगे चलो, देखो इधर मेरा कहने का यह मतलब हो गया। देख इधर होता क्या है, होता यह है कि जब केसीएल होता है ना, सिर्फ केसीएल लोगे ना, सिर्फ केसीएल लोगे ना तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा। जब आप पानी डालोगे ना इसमें, ऐसे पानी डालोगे तो पानी डालने से क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये आयन बीच में टूट जाएगा, आयन जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होती है, वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम होती है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। अगर तेरे सामने ऐसे कोई ग्राफ हो, एक तरफ कंसंट्रेशन हो और एक तरफ मोलर कंडक्टेंस हो, तो तू मुझे यह बता कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ऐसे आपकी बुक में कंसंट्रेशन को अंडर रूट लिया तो आपने भी अंडर रूट लेना है। जब तूने कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, वक्त के साथ कम होगा नहीं होगा, कम होगा। तो कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ेगी, है ना। कंसंट्रेशन तूने बढ़ाई तो मोलर कंडक्टेंस देख कम हो रही है। और अगर तूने कंसंट्रेशन कम की, मतलब तूने वॉल्यूम बढ़ाया, कंसंट्रेशन कम की, कंसंट्रेशन इस साइड कम होगी, तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है जैसे CH3COOH के लिए, क्योंकि जो CH3COOH है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह टूटता नहीं है। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें से 50 टूटेंगे, 50 रह जाएंगे। इसका ग्राफ थोड़ा याद कर ले कि ये थोड़ा कर्व जैसा होता है। बट जब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। वहां पे भी यही होगी कि जब तो कंसंट्रेशन कम करेगा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड का यही ग्राफ होता है। और ये मैंने नहीं समझाया है, ये समझाया है डीबे, हैकल, ऑनसैगर थ्योरी ने। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम को ऐड करना है, पानी को ऐड करना है ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा नहीं टूटेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे HCl है, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, 100 के 100 टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब देख मैंने क्या बोला, जैसे ये AB था, है ना, इलेक्ट्रोलाइट अशरफ बशीरा था, पानी डाला तो पानी इन दोनों के बीच में आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गई, है ना। यही समझाया ना मैंने। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंसंट्रेशन जब कम होगा तो हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है, दैट इज 1000 इंटू के अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, क्या करेगा, बढ़ेगा। मोलर वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम होती है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है।
एज द डिस्टेंस बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। क्योंकि इनके बीच की जो मतलब ये दोनों फोर्स जुड़ी हुई थी, एक दूसरे को पकड़ के रखा था। जब पानी ऐड हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग चली जाएंगी, अलग अलग चली जाएंगी तो अच्छे से मूव करेंगी, तो कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वाली चीज मैंने आपको पीछे वाले बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्ट्रेट होता है और कर्व के केस में, वीक के केस में कर्व शेप होता है। किसी को कोई डाउट है पूछ लेना कि ये ऐसा क्यों बना है, बट आपकी बुक में बस इतना ही है, इतना ही याद रखो, ठीक। ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, ठीक। लेस स्टडी, लेस डाउट, मोर रिलैक्सेशन। समझे कि नहीं? जितना बताया है आपको अभी, आप उतना याद रखो ना, क्यों फालतू के पंगे। अच्छा सुना, एक टर्म आती है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। ये क्या होता है? सुनो मेरी बात, इधर ध्यान से समझना। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यह होता है कि आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, कि वो अब जो आइंस थे अशरफ और बशीरा, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, वो बड़े दूर दूर चलेगी। समझे कि नहीं? वो बड़े अब पास नहीं है, अब वो बड़े दूर दूर चलेगी। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे NaCl है, जैसे क्या है, NaCl है, इसमें जब आपने पानी डाला भर भर के, इतना पानी डाल दिया, इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया कि वो इनफाइनाइटली दूर चलेगी, मतलब ये बहुत दूर चलेगी। NaCl सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन, देखो मतलब जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इतना डाला कि कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये दूर दूर हो गए। अब इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे KCl में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया, इतना पानी डाला कि बहुत बहुत दूर हो गए। क्या हो गए? बहुत और बहुत दूर हो गए। KCl में इतना पानी डाला कि ये बहुत बहुत दूर हो गए। KCl सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन किसके बराबर, 0। अब देख, खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लॉ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 5 नंबर का आता है। अब अगली डिस्कशन इसी पे होने वाली है, ठीक। अब देख, खोलरॉश लॉ क्या कहता है? क्या कहता है कि भाई एक आपके पास सॉल्यूशन है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव आ गया क्या, एनोड, नेगेटिव आ गया कैथोड, ये आपका आ गया अशरफ और ये आ गया बशीरा। इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि ये बड़े दूर दूर हो गए। अब क्या हो गए, बड़े, मतलब बहुत सारा पानी डाला, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट। अब मुझे ये बताना, इस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है वो इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से, बिल्कुल। तो ये क्या बोलता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to molar conductance of infinite dilution of a cation plus molar conductance at infinite dilution of a anion। समझ आया कि नहीं आया? मतलब इसकी कंडक्टेंस या तो अशरफ है या बशीरा है, तो टोटल कंडक्टेंस सॉल्यूशन क्या होगी, या अशरफ या बशीरा। पानी इतना डाल दिया कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर किसका क्रिएट हो गया, पानी का। तो कंडक्टेंस सॉल्यूशन की किसकी वजह से होगी, इन्हीं दोनों आयंस की वजह से होगी। अगर यहां पे 2 आयन मूव करेंगे तो इधर भी डबल से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। खोलरॉश लॉ यही समझाने की कोशिश करता है, स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पानी वॉल्यूम इतना ऐड कर दिया है, ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंटली, हर एक आयन इंडिपेंडेंटली मूव करता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, मतलब दूसरे का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच मूव्स विद इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स कंडक्टेंस, और जो टोटल कंडक्टेंस होगी वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। और
एप्लीकेशन क्या है? मोलर कंडक्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने कैलकुलेट करना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये दो एप्लीकेशन आप अच्छे से समझ लो, देखो ध्यान से। हा। चलो इधर देखना, पहला क्या बोल रहा हूं, पहला क्या बोल रहा हूं समझना। पहला है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये पूरी तरह टूटेगा नहीं, पूरी तरह टूटेगा नहीं तो सॉल्यूशन के अंदर इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। बट मुझे पता है कि इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी ना वो दो आइंस पर डिपेंड करती है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये दो आइन हैं, इस पर डिपेंड करती है। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये वाला आइन भी हो और ये वाला भी आइन। तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा? दैट इज, मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं HCl में, किसमें? HCl में, है ना। HCl में जब आप देखते हो इसको अच्छे से तो मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव भी होता है और Cl नेगेटिव भी होता है। मतलब मुझे एक आइन इससे मिल जा रहा है, ये वाला आइन मिल जा रहा है, पक्की बात है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मुझे ये वाला आइन चाहिए बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये वाला आइन कैसे? इधर मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA, ठीक है ना। तो ये क्या देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन सा? Na पॉजिटिव। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब खुद अंदाजा लगाओ कि यार ये वाला आइन भी नीडेड है और ये वाला आइन भी नीडेड है, बट ये दोनों आइन नीडेड नहीं है क्योंकि मुझे निकालनी है इसमें। तो इसमें आइंस ये दो इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे लिए हीना इंपॉर्टेंट है और ये चौधरी साहब और उसके ये 4 5 6 बच्चे इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चौधरी साहब, उसके 6 बच्चे और उसकी बीवी हीना, एक और बीवी हीना मिल रही है, बट मुझे ये नाजिया और ये चिंटू नहीं पसंद, इसको निकालना है। तो तीसरी इक्वेशन में मतलब ऐसा इक्वेशन बनाऊं कि उसमें Na और Cl तो हो बट उसको मैं माइनस कर दूं पहली दो इक्वेशन से ताकि ये NaCl खिसक जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, ये है ना मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ये क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब मुझे पता है कि पहली दो को तो ऐड ही करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा ताकि ये वाला इसको खा जाए, ये वाला इसको खा जाए, और हमारे पास यही दो रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, एड फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA ऐड और माइनस क्या करोगे? दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl। इसका माइनस किया है क्योंकि आपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को क्या कर देना है बशीर साहब? माइनस करना है, ठीक। इज इक्वल टू ऐड करो, कौन कौन सा ऐड हो रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन H पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव, है ना।
प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव बट माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो इन्फानाइट डाइल्यूशन H पॉजिटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा माइनस इन्फानाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस इन्फानाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव। ये माइनस वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सोडियम माइनस वाला और प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इन्फानाइट डाइल्यूशन H पॉजिटिव प्लस इन्फानाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव। ये दो आइंस किसके लिए थे, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इन्फानाइट डाइल्यूशन CH3COOH। इस तरह से ये देखो ना, ये दो आइन इंपॉर्टेंट थे ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो यही दो बचे हैं। तो इससे आपको पता किसकी कंडक्टेंस का पता चला, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ C3COOH। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपने मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट किया है। ओके डन। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी एप्लीकेशन को आप सीधा सीधा रट्टा मार लेना, क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये जो NaCl है ना सॉल्यूशन के अंदर, ये कितना टूटा है, ये कितना टूट के आइंस बनाया है। तो ये होता है अल्फा। इसको निकालने का क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस। यहां पे इस चैप्टर का पार्ट 1 क्या हो जाता है, खत्म, फिनिश। ठीक, इसका पार्ट 2 अब शुरू होता है। दैट इज द, ये पेज फालतू, इसको नहीं करना। दैट इज अ गैल्वेनिक सेल। अच्छा, ये क्या है, ये दोस्त डिवाइसेस हैं जिसमें क्या होगा कि कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको नहीं बोला था कि एक पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये वाला हिस्सा वो है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना, क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या पैदा हो रही होगी, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। दिस इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल, या एक और नाम बोलूं तो डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वो प्लेट्स होती हैं। ये एक प्लेट, ये कपर की जो प्लेट है, ये जिंक की प्लेट है, ये जिंक और कपर एलिमेंट है, इनकी जो प्लेट्स होती हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनका क्या काम है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। बट ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड्स, मैंने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन सी वाली, ये जो इलेक्ट्रोड्स जो लगी हुई थी इस सेल में, वो मैंने बोला 2 होंगी, बट एक्चुअली में कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसी होंगी जो मेटल की बनी होती हैं, जैसे कपर की इलेक्ट्रोड होगी, जिंक की इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। कुछ होती है गैसियस इलेक्ट्रोड, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की गैस एक डब्बे में बंद कर दी और साथ में प्लैटिनियम की इलेक्ट्रोड लगा दी, तो ये क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। और ये वाली कौन सी है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब इसका ये मतलब नहीं है ये लेफ्ट साइड होगी ये राइट साइड होगी ना, मैं बोल रहा हूं दीस आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के, कुछ सॉलिड होंगी, कुछ मेटल्स की बनी होगी, कुछ गैसियस होंगी, बट जब कभी भी सेल बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी। सुनना मेरी बात अच्छे से। फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, आराम से बिल्कुल सुकून से समझना। देख, एक चीज जो मैंने इधर समझानी है उसको समझना कि जब भी गैल्वेनिक, वोल्टाइक या डैनियल सेल, ये तीनों एक ही सेल के नाम है, ठीक है। ये होंगे, इसमें 2 साइडें होंगी, एक साइड ये होगी जिसको मैं बोल रहा हूं ये हमारी लेफ्ट साइड है, और एक साइड होगी दैट इज राइट साइड। एक कौन सी है, राइट,
और एक कौन सी है, लेफ्ट है। एक लेफ्ट कंटेनर, एक राइट कंटेनर। इसमें प्लेट रखी है जिंक की, उस और ये प्लेट डाल रखी है किस सॉल्यूशन में, ZnSO4, जिसके आयन बन चुके हैं कौन कौन सा, एक जिंक 2 पॉजिटिव आयन और एक सल्फेट आयन। अब इसकी एक तार कनेक्टेड है बाहर की तरफ से, और वो तार कनेक्ट है दूसरे इलेक्ट्रोड दैट इज कपर के साथ, और कपर सॉल्यूशन में डाल रखा है दैट इज कपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कपर सल्फेट, कपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट। इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं कपर 2 पॉजिटिव, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव से। बार बार से एक तार लगी है, ये दिख रही है, और बीच में या तो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे या बल्ब लगा देंगे, और अंदर से ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक कनेक्शन के साथ, एक कनेक्शन है, एक सॉल्यूशन का क्या है, कनेक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हो, साल्ट ब्रिज बोलते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट को ऐसे LOAN लोन करके याद रखो कि लेफ्ट साइड होती है ऑक्सीडेशन, एनोड होता है और नेगेटिव होता है। ये ट्रिक कोई मास्टर नहीं बताएगा, क्या, LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। अगर आप वहां इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो ना, लेफ्ट साइड रिडक्शन हो रही होती है, और जहां रिडक्शन होती है वहां नेगेटिव नहीं, वहां पॉजिटिव होता है। अभी जाके देख ले इलेक्ट्रोलाइसिस में। और इस साइड जो राइट साइड है, तो राइट साइड में रिडक्शन होगी, वो कैथोड होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देख एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और है क्या, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, और बनेगा क्या, नेगेटिव। और होता क्या, ये जो जिंक है, जिंक के पास एक क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव आ गया। तो ये जिंक जो है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और खुद कहां डूब जाता है, कपर 2 पॉजिटिव में। मतलब ये जिंक है अपनी गर्लफ्रेंड दे देता है, और छीन कौन लेता है, कपर। अब कपर अमीर होगा, कपर के पास आईफोन होगा, और इसके पास गरीब है, बेचारा गरीब है। ये बोलता है यार ना जा, मैं तुझे बंगे लेके दे दूंगा, मैं चूड़ियां लूंगा, टैपस लेके दे दूंगा। बट ये सुनती नहीं है बेचारी, ये चले जाती है उधर। बट बड़ी कोशिश करता है, तरले करता है, 6 साल का प्यार है यार, रुक जा रुक जा रुक जा, बट हाँ जाता है, क्योंकि ये अमीर है, ये बेचारा गरीब है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगी रिडक्शन, कपर 2 पॉजिटिव, कौन से वाला, ये सॉल्यूशन वाला, इन 2 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, और क्या बनेगा, कपर बनेगा। ये बन गया कपर। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया तो जिंक और कपर 2 पॉजिटिव ये हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड वाले क्या हो गए, कैंसिल। जिंक 2 पॉजिटिव इधर है, ये इधर आ गया, और कपर ये इधर है तो ये इधर आ गया, सिंपल ऐड होगी। ये हमारे पास इस सेल की रिएक्शन है कि जो जिंक था उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इसका बना क्या, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव, और कपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन वाला उसने इसके इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और वो क्या बन गया, कपर बन गया। अब देखो कपर 2 पॉजिटिव की रॉड आस्ता आस्ता मोटी होती रहेगी, यस, उसकी गर्लफ्रेंडें इधर आ रही हैं, और ये बेचारा सूख जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सोचेगा पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्यों मुझे छोड़ के गई है। ये एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये एक रिडक्शन हाफ सेल है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाले होते हैं, जैसे KCl डाला होता है, KCl डाला होता है। देख Cl नेगेटिव ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये Cl, और K पॉजिटिव इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, देख, जब जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव यहां आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, अब ये आया, अब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम जिंक 2 पॉजिटिव यहां आएगा ना, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, बट ये Cl नेगेटिव यहां से आएगा, और ये Zn और Cl2 दोनों मिक्स हो जाएंगे, और इस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये जो आने वाला जिंक 2 पॉजिटिव है ना, ये बड़े आसानी से सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। शुड आई रिपीट, नो सर, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देख ध्यान से,
जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव यहां चला गया इधर ऊपर, तो ये वाला ये आयन जो सल्फेट आयन है ये नेगेटिव है, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया। तो यहां से कौन सा, यहां से के पॉजिटिव आता है, के पॉजिटिव आया, इस सल्फेट के साथ जुड़ा और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। समझ आ गया? नहीं तो ये सल्फेट आयन जो कॉपर 2 पॉजिटिव किसी दूसरे से उतरेगा ना, उसको पकड़ लेगा, वो जाने नहीं देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, तो इसको ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देख सल्फेट आयन हुआ ना नेगेटिव, तो कॉपर आयन जो किसी और के साथ चिपका होगा वो इसके साथ चिपक जाएगा। अगर ये न्यूट्रल हुआ मतलब K2 पॉजिटिव के साथ बिजी होता, कैटरीना कैफ के साथ बिजी होगा, तो ये कॉपर की तरफ नहीं जाएगा। कॉपर आराम से दोबारा इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन 2 खाएगा और इसके साथ चिपक जाएगा। मैंने बोला साल्ट ब्रिज, ये वाला इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मैंने बोला इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसमें सेलेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, KCl हो गया, जैसे मैंने अभी समझाया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। कैटाइन एंड आयनाइन मस्ट हैव द सिमिलर स्पीड, मतलब कैटाइन और एनाइन की सिमिलर स्पीड होनी चाहिए, मतलब जितनी रफ्तार से ये यहां तक पहुंच रहा है उतनी रफ्तार से ये भी पहुंचना चाहिए, मतलब जितनी रफ्तार से ZnCl2 बन रहा है उतनी रफ्तार से K2SO4 भी बनना चाहिए, ताकि एकदम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाए। अभी वही है फंक्शन, साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट कंप्लीट द सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, बाहर वायर करती है, अंदर साल्ट ब्रिज करता है। सम गैल्वेनिक सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट साल्ट ब्रिज, बोलता है कभी कभी साल्ट ब्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, करंट डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट कैथोड टू एनोड, करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होता है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके गए तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इंटरनल सर्किट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इंटरनली या इंटरनल सर्किट में कहां से कहां तक होगा, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। देखो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज जाता है ना उसी डायरेक्शन में करंट भी जाता है। बात समझ आई कि नहीं है? देखो पॉजिटिव चार्ज यहां से इधर जाएगा ना, नेगेटिव वाला इधर आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन ही करते। तो ये देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। जहां पोटेशियम जा रहा होगा ना उसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माने। क्या है अब, है जी सेल रिप्रेजेंटेशन। तुझे ये पता है कि भाई साहब ये जो जिंक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन गया और ये बन गया है। मतलब जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ये आ गया ऑक्सीडेशन हाफ वाला, ये बीच में आ गया साल्ट ब्रिज, और कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया कॉपर। मतलब इस जिंक की गर्लफ्रेंड छीन ली है इसने, और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया Cu। ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ये जो राइट साइड है दैट इज रिडक्शन, राइट साइड रिडक्शन कैथोड और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है। RCB होता है ना, ये RCP है, RRCP है। शुड आई रिपीट? अच्छा ठीक, फोन आ रहा है मुझे, बट हम बाद में अटेंड करेंगे, पहले आपको पढ़ा लेते हैं। देख एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो रही है ऑक्सीडेशन, बट इसकी एबिलिटी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे ये जिंक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि ये जो मेटल था इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई मेटल था, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एन पॉजिटिव। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, ये सिंपल है। ठीक है, अच्छा लूज करके ये देख इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और खुद किस में आ जाता है, सॉल्यूशन में,
और ये वाला सॉल्यूशन जो आपने ले रखा है ये क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब आपका टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन, प्रेशर क्या होगा 1 atm और कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट इज ZnSO4 ये क्या होगा 1 मोल। तो तब जब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस एबिलिटी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब यहां पे भी जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और ऑक्सीडेशन होती है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, बट इसके ऊपर ये नॉट आएगा। देखो इसके ऊपर कोई नॉट आया ना, बट इसके ऊपर नॉट आएगा ई नॉट। ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Mn पॉजिटिव, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया। अब वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल है, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इस सॉल्यूशन के, कपर टू पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये रॉड क्या हो रही है, मोटी हो रही है। और ये सॉल्यूशन किसका, कपर सल्फेट का। ये कपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कपर बना, रिडक्शन बना। और ये इधर ना कोई टेम्परेचर देखा जाता है, ना इसकी कंसंट्रेशन, ना इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको देखा जाता है। तो ये सिंपल क्या होगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर कौन सा 298 केल्विन, प्रेशर कौन सा 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में आप इधर जो प्रेशर लगा रहे हो वो 1 atm का लगाओगे, यहां पे जो कपर सल्फेट ले रहा है वो 1 मोल पर लीटर का लेना है और जो टेम्परेचर है 298 केल्विन का मेंटेन करना है। तब वो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे इस केस में भी कपर साहब जो हमारे हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, कपर बन रहे हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ई, ये कपर है, कपर टू पॉजिटिव ने क्या बना दिया है, कपर बना दिया, या ई मेटल, एन पॉजिटिव था और बन के क्या, मेटल बन गया। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, ई नॉट लग जाएगा और कपर 2 पॉजिटिव था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कपर बन गया। तो जर्नली में लिखूं तो ई नॉट एम मेटल, उसके पास n इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हुए थे, गेन किए उसने और क्या बन गया, m बन गया। शुड वी रिपीट, नो सर। चलें आगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन होता है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करता है, बट रिडक्शन पोटेंशियल कम है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता। बट जो आपकी केमिस्ट्री का IUPAC है, IUPAC, वो रिडक्शन पोटेंशियल को सब कुछ मानता है कि पावरफुल वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हाइयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड फॉर अ एलिमेंट, लोअर विल बी इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर देखो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बट रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, तो दोनों चीजें अपोजिट में काम कर रही हैं। अब देख, एक टर्म आती है EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज EMF मींस, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को चलाने वाली फोर्स। क्या होता है कि ये जो जिंक है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं। अब ये लूज करता इसलिए क्योंकि ये कपर यहां पे बैठा हुआ है इसको गेन करने के लिए, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक खींच रहा है, ये GF है, ये खींची जा रही है इधर, ये जोर लगा रहा है ना जाए ना जाए ना जाए ये गर्लफ्रेंड, बट ये जोर लगा रहा है आ जाए आ जाए आ जाए। ये जोरों जारी में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है,
और एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये किसकी वजह से आई है, ये पोटेंशियल्स की वजह से आई है। कौन से पोटेंशियल की वजह से, कि यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और यहां का रिडक्शनल पोटेंशियल क्या है, कम है। इसलिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज द रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में या जो केमिस्ट्री है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन बोले ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये हमारा एक क्या बना, फॉर्मूला बना। शुड आई रिपीट, नो नो। अच्छा, यही जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है, इसी को आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और फिजिक्स में आपने इसको पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये काम ही तो हो रहा है, ये चार्ज ही तो मूव करके जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मांगता है, ये मांगता नहीं, ये देता है। और ये करे भी क्या, बेचारा गरीब है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, गरीबी में है। ओके सर, चलो जी आगे। अच्छा, हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, कि आप किस तरह से डिटरमाइन करते हो किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का। मतलब आपको कैसे पता चला कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और कपड़ का रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो शी का। What is she? She is the standard hydrogen electrode। ये एक इलेक्ट्रोड होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हम मानते हैं कि जीरो है। बनता कैसे है, एक प्लैटिनियम की इलेक्ट्रोड लगाई होती है, कंटेनर होता है, हाइड्रोजन गैस अंदर डाली जाती है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोल पर लीटर होती है। और टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है, 298। और जो प्रेशर इस गैस के अंदर मेंटेन है वो 1 atm है या 1 बार है। बस याद रखना, शी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, मतलब कोई किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। वो डिपेंड करती है कि इस जिस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड डुबो के रखा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। वो डिपेंड करता है प्रेशर कितना है, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। ये 3 नंबर का आ चुका है कि यार ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है या इलेक्ट्रॉन किसी का गेन कर लेती है, वो किस पे, एक के कितनी कंसंट्रेशन है इसकी सॉल्यूशन की जिसमें ये रखा है, उसके बाद टेम्परेचर कितना और प्रेशर कितना है। अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मेंटेन किया जाता है वो स्टैंडर्ड एसटीपी हो जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, उसको उसमें जब लिखते तो आप क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अच्छा देख, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। मान ले कि मुझे जिंक की वैल्यू मतलब क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मुझे ये निकालना है कि ये जो हमारा जिंक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर ली, 1 मोल पर लीटर, 1 मोलरिटी, 1 मोलर सॉल्यूशन, प्रेशर भी इतना मेंटेन कर लिया, और मतलब टेम्परेचर भी 298 रखा। ठीक है, मुझे इसका निकालना है। तो मैंने साथ में कनेक्ट क्या कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी इलेक्ट्रोड क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, और यहां पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया और रीडिंग कितनी शो हुई, 2.7 वोल्ट। मुझे पता है स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो रिडक्शन कैथोड का माइनस रिडक्शन किसका होगा, एनोड का। वैल्यू कितनी शो हो रही है, दैट इज ईएमएफ। तो इससे ये पता चला कि वैल्यू ईएमएफ की यहां शो होती है वोल्ट मीटर में। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इतना। अब ये रिडक्शन वाली साइड, ये राइट साइड रिडक्शन कैथोड, वहां पे तो शी लगा है और शी का होता कितना है, 0, और हमारे जिंक माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आ गया 0, ये 0.5 वहां पे शो हो रहा था, 0.5। अब इसको मैंने इधर लिया, इसको मैंने कहां किया, इसको मैंने इधर लिया, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक।
इसको मैंने इधर लिया तो ये आ गया नेगेटिव। तो एक चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आया है और शी का 0 है, तो 0 बड़ा होता है नेगेटिव 0.7 से, तो इधर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन इसी साइड होगी। और हमारे पास जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी निकल गई, रिडक्शन पोटेंशियल कितनी 0.5, और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं तो वो इसका पॉजिटिव होगा, वो उतनी बड़ी क्षमता से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बट रिडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। देखो ना, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो रिडक्शन है, वो माइनस में है, बट जब वो गेन करेगा तो जब वो लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, गेन करेगा तो रिडक्शन। ये वाला कम है, इसका अपोजिट होता है क्या, ऑक्सीडेशन, तो ये वाला क्या है, प्लस में आएगा। मैंने बताया नहीं था कि जब कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल आप निकालोगे, जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने निकाली है ना, उसका नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अब देख, रिडक्शन पोटेंशियल आया -0.7, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो माइनस माइनस इधर से कंट भी हो गया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.7 आया, वही लिखने की कोशिश कर रहा है। अब देख, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दो, नहीं करना। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब आप ई नॉट निकाल रहे हो, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, बट ई रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मतलब जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलल ना हो के 0.1 हो, टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाए, कुछ और हो, मतलब 277 केल्विन हो, तो क्या तब भी रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो स्टैंडर्ड के बराबर होगा, आंसर कम ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहां पे जो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको आप बोलते हो नानो की इक्वेशन या नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, आपको फाइंड आउट करेगी क्या फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कपर टू पॉजिटिव कपर एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। मान ले कि ये मेरे पास सोल्यूशन है जिसमें कपर सल्फेट है, तो कपर CuSO4, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाई हुई है और इसमें सोल्यूशन किसका है, कपर 2 पॉजिटिव का। इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, तो ये कपर 2 पॉजिटिव, पता है ये सिंबल इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेंगे और इधर चिपकते जाएंगे, मतलब कपर से रॉड मोटी होती जाएगी। तो ये कपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कपर बना, मतलब रिडक्शन हुई है, और एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो तब तो हम ई नॉट लिख नहीं सकते, तब हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज। और इसके लिए अभी आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या इक्वेशन है, ये है कि ECUC कपर 2 पॉजिटिव से लेकर कपर तक इज इक्वल टू ई नॉट कपर 2 पॉजिटिव से लेकर कपर तक माइनस 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा, लोग कहते परी अपॉन रानी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या लिख दिया सर, ये मैंने याद करने के लिए बोला, क्योंकि इसकी डेरिवेशन है नहीं है। जब डेरिवेशन नहीं है तो प्रॉब्लम है, डेरिवेशन नहीं है इसको याद करना, रट्टा मारना है, याद करना, याद। अब ये क्या, आर फॉर रानी, या आप अच्छे से बोलो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना क्या होती है आर की वैल्यू। टी क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। एन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। एफ क्या है, दैट इज 96,500 कूलम, 4 जान 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पी फॉर परी नहीं है, पी फॉर, लोग कहते परी रानी नहीं, पी फॉर प्रोडक्ट, एंड आर फॉर
रिएक्टेंट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझ, इधर इधर, ये मेरे पास P था और ये मेरे पास R था, ये मेरे पास रिएक्टेंट था, ये मेरे प्रोडक्ट। तो दोबारा क्या लिखूंगा, E कपर टू पॉजिटिव कपर इज इक्वल टू ई नॉट कपर टू पॉजिटिव से लेकर कपर तक स्टैंडर्ड माइनस 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा लोग कहते। परी की जगह क्या लिखूं, कपर, ठीक है, और रानी की जगह क्या लिखूं, कपर टू पॉजिटिव। शुड आई रिपीट, नो सर, ये कंसंट्रेशन है इसकी, ठीक है, समझ आया कि नहीं है। जर्नली आप ऐसे लिख देते हो उसको, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा लोग कहते परी अपॉन रानी। अब याद रखना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इधर इधर ध्यान से समझना कि ये कपर के लिए नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हो, जिंक के लिए, मरकुरी के लिए, गोल्ड के लिए, सब के लिए लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है बड़ा। अच्छा, कभी कभी ना नर्नेस इक्वेशन फॉर द सेल लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा लोग कहते परी अपॉन रानी, परी अपॉन रानी। शुड वी रिपीट, शुड आई रिपीट बशीरा, नो। आगे सुनो, इसके बाद है कंसंट्रेटेड सेल। कंसंट्रेटेड सेल कौन सा हो गया, जिसमें क्या, एनोड और कैथोड दोनों सेम एलिमेंट की हो, इत्थे भी सेम है, इत्थे भी सेम है, बट कंसंट्रेशन अलग अलग हो। यहां पे 0.1 की कंसंट्रेशन है, यहां पे 0.01 मोल की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग हो। द गैल्वेनिक सेल इन विच बोथ एनोड एंड कैथोड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट अभी कौन सा, Ag, विच इज डिफर इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस ओनली। मतलब ये जो आइंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसमें डिफरेंस हो, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेट सेल। ठीक, कभी कभी आपसे सवाल ये पूछता है कि एट इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम में ऐसी क्या खास बात होती है। मतलब मान के चल के ये एक हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये जिंक सल्फेट, ये कपर सल्फेट, ये वोल्ट मीटर लगा दिया हुआ है, ये इधर, ये इधर, ये जिंक का है, ये कपर का है, और ये आ गया जी हमारा सॉल्ट ब्रिज। जल्दी जल्दी गैल्वेनिक सेल KCl डाल दिया बीच में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो ई सेल है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम के केस है, खास केस है, याद रखना। नर्नेस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल, मैंने बताया ना अभी ये कैसे लिखते हैं, माइनस 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा लोग कहते लॉग कहते परी अपॉन रानी। तो ये आ गया 0, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, 2 नंबर रानी तेरी नुसरत फातिमा लॉग कहते परी अपॉन रानी इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम आता है। अच्छा, एक और टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड EMF। आराम से सुनना, देख EMF अगर आपको याद हो कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक, इस EMF को मैं इधर ही लिख रहा हूं, EMF है ना, इज इक्वल टू वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी होता है, 12th क्लास में पढ़ा था। और ये जो चार्ज है ना, यहां पे जो चार्ज है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फेरेडे है। और यहां पे जो EMF निकाल रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं, तो EMF स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो ये आ गया E नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G अपॉन NF। ये समझना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक मोल पे जो चार्ज है वो फेरेडे है। इसको उठा के रखा इधर, NF E नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा T, और माइनस डेल्टा G इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, NF E naught. This is a relationship between gives free energy and gives free energy and the
EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन, EMF ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक बढ़ता है, दैट इज पार्ट थर्ड है। ये मैं मान के चलो कि इस चैप्टर का ये तीसरा हिस्सा है, दैट इज बैटरीज। देखना, आराम से समझना, व्हाट आर बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं बैटरीज। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये मेरे पास जो मैं सेल यूज करता हूं ना, ये वाले है ना, ये मेरे पास क्या है? बैटरीज है। ठीक है, ये इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, पावर सेल, पैनासोनिक, ये सारी क्या है? बैटरीज होती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या है? बैटरी है। ठीक, इस बैटरी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो बैटरी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और एक क्या है? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ रिडक्शन की तरफ जाएगा, और ये खींचा ताओ में जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो जितनी भी बैटरीज में आगे पढ़ाऊंगा उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, बैटरीज दो तरह की होती है, दैट इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती है वो नॉट रिचार्जेबल, इनको आप रिचार्ज नहीं करते, और सेकेंडरी बैटरी जो होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, इनको आप रिचार्ज कर सकते हो। और जो प्राइमरी सेल है वो, या प्राइमरी बैटरी है, उसमें दो बैटरी पड़नी है, एक ड्राई सेल जो मैंने अभी बताया उठा के, और एक आपकी घड़ी में जो मरकुरी सेल पड़ता है वो पढ़ना है। ड्राई सेल का दूसरा नाम है लैंचुले सेल। ओके, अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी बैटरी में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं होती जिसके ऊपर वो डिबियां सी लगी होती हैं, 6-7 एक ऐसे डिबी, तो वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। और एक पढ़ना है हमने फ्यूल सेल, वो भी रिचार्जेबल सेल है। अच्छा, ड्राई सेल में क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, आराम से समझना, ड्राई सेल जैसे आप देखते हो इसके ऊपर एक कैप होती है, मेटल की कैप, ये पॉजिटिव होती है ना। पॉजिटिव मैंने क्या बोला था? ऐसे देखना, LOAN। नेगेटिव क्या होता है? एनोड। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है क्या? एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या हो गया? दैट इज कैथोड। ठीक है, ये मेटल की कैप होती है। ठीक, इसके नीचे ये ग्राफाइट है। ग्राफाइट आपको पता ना क्या होता है? ग्राफाइट वो सिक्के जैसा है। ठीक है, अगर आप ड्राई सेल को खोलो, जो रेडियो में पढ़ने वाला सेल है उसको खोलो, तो बीच में से सिक्का नजर आता है। फिर उसके बाद इधर कोई पेस्ट होती है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन की क्या होती है? पेस्ट। फिर एक पेपर सा लगा होता है जिसको पोरस पेपर लाइन बोलते हैं, और फिर ये जिंक का कंटेनर होता है जो आपकी क्या बनती है? एनोड बनती है। ठीक है, ये वाली क्या बनती है? एनोड बनती है, ये याद रख लेना। ठीक, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे आपको पता है नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इस तरफ से मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते। देखो, इसने लूज किया, इसने गेन किया, ये लूज करता है, ये गेन करता है, इसी खिंचाताव में एनर्जी पैदा हो जाती है, और रिजल्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, अमोनियम एंड वाटर। मेरी बात ध्यान से समझो, ये चीजें याद करने वाली हैं आपको, ये दो रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी विद अ डायग्राम। फिर क्या है? दैट इज मरकुरी सेल। मरकुरी सेल में क्या होता है? एनोड की कैप होती है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड क्या है? मरकुरी ऑक्साइड, और बीच में ये सेपरेटर सा, ये क्या है? सेपरेटर है। आपको ये भी पता है कि यहां पे ऑक्सीडेशन होने वाली है एट एनोड। ये देखो जिंक, ये OH नेगेटिव है, और इस जिंक से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, ये पानी बना और ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ऑक्सीडेशन हुई है। और कैथोड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मरकुरी ऑक्साइड, वाटर, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसकी वजह से एक खिंचाव पैदा हो रहा है। वो खींचाताव में वो वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बाद में कन्वर्ट क्या होता है? मरकुरी प्लस OH नेगेटिव। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ये दो तरह के सेल हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, बशीर और नाजिया जी। अब प्यार करना बंद, पढ़ाई करना शुरू। अच्छा,
अब हमारे पास है सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज जो रिचार्जेबल होती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज में आपको एक कंटेनर देखने को मिलेगा, ये वही बैटरी है जो इन्वर्टर के साथ आती है, उसमें एसिड पड़ता है तो एसिड है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल ये दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बना होता है लेड का। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और ये कंपार्टमेंट्स होते हैं इन बैटरीज में ना, ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये एक अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट। अगर आप बैटरी को खोल के देखो ना तो ये अलग कंपार्टमेंट, अलग कंपार्टमेंट, अलग कंपार्टमेंट। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी अगर मतलब 6 कंपार्टमेंट वाली भी हो सकती है, ये आपके सामने 3 कंपार्टमेंट वाली बैटरी है। जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है जब लाइट जा रही होती है तो आपका लेड भी खर्च हो रहा होता है। लेड क्या, कैथोड, और लेड ऑक्साइड दैट इज एनोड, ये भी खर्च हो रहा होता है। और ये क्या, एसिड के साथ खर्च हो रहा होता है। क्या बनता है, लेड सल्फेट और पानी बनता है। अब लेड को देखो तो आप ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और इधर हाइड्रोजन सल्फेट को देखो, हाइड्रोजन सल्फेट को देखो तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां पे ऑक्सीजन क्या है, यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हुई, रिडक्शन। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही की वजह से एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लेता है और एक देता है। इसी खींचाताव में खींच 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 मतलब एनर्जी, एनर्जी वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप चार्ज करोगे ना, जब आप चार्ज कर रही होती हो तो क्या होता है कि PbSO4 प्लस जो पानी बना है वो दोबारा कन्वर्ट बनने लग जाता है, क्या, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस एसिड। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब पूरी तरह से ये कन्वर्ट नहीं होता बट मैक्सिमम कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल। अब ये बड़ा क्या कफायती सेल है, क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी पता चलेगा। देखो इधर आप हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निकालते हो। एक आपकी लगी होती है एनोड, एक लगी होती है कैथोड। एक तरफ से आप ऑक्सीजन डाल रहे होते, एक तरफ से आप हाइड्रोजन डाल रहे होते, एक तरफ से ऑक्सीजन डाल रहे होते। दोनों मिलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, पानी निकल के बाहर निकलता है। प्रोडक्ट क्या बना, पानी। पानी प्रोडक्ट बना ऐसा, तो कोई भी बेकार चीज प्रोडक्ट नहीं बनी। जैसे यहां पे बेकार चीज प्रोडक्ट बनती है, इधर देखना जरा, यहां पे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, लेड ऑक्साइड एसिड प्रोडक्ट बन रहा था जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। यहां पे मरकरी प्रोडक्ट बन रहा था, जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा था जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहां पे मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनिया, वाटर बन रहा था जो क्या कर रहे थे, लेड ऑक्साइड मतलब पोल्यूशन कॉज करते हैं। बट ये वाली चीज कभी भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कैथोड पे एक चीज चलेगी, एनोड पे एक चीज चलेगी। अब देखना कैथोड पे क्या होगा, देखना ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आप डाल रहे हो, बीच में पानी भी होगा, 2 पानी के मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है और बने 4OH नेगेटिव। अब ये 4OH नेगेटिव किसके साथ ऐड होंगे, हाइड्रोजन के साथ ऐड होंगे, और हाइड्रोजन के साथ ऐड होके क्या बनाएंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों को ऐड करो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, ये 2 पानी के मॉलिक्यूल इस तरफ, 4 मॉलिक्यूल ये इधर चला जाएगा, तो -2 पानी के मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल। इसका प्रोडक्ट पोल्यूशन कॉज नहीं करता, इसका प्रोडक्ट पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या एग्जाम में पक्का आएगा, ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बनने वाला है, दैट इज क्रूशन। क्रूशन क्या होता है, द ईटन अप ऑफ द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस खाई जाती है जब ऑक्सीजन और पानी उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। द ईटन अप ऑफ द मेटल सरफेस, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द ईटन अप ऑफ द मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड इंप्योरिटीज। ये जो 3 चीजें यहां लिखी हुई है ना, ये 3 चीजें, यही 3 चीजें एक्चुअली फैक्टर हैं क्रूजन का। क्रूजन इन्हीं 3 वजह से होता
है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत मेटल को कोरूजन लगता है, जैसे कि सिल्वर को जो कोरूजन लगता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू ब्लैक, अक्सर ब्लैक। जैसे आपने देखा होगा चांदी को ब्लैक कलर में ब्लैक कलर लग जाता है। आप जैसे अपने मम्मा पापा की जेवर देखना है ना, जो जेवर मतलब दैट इज हार देखना, अगर वो सिल्वर का है तो चांदी का है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन पानी उसके साथ रिएक्ट करता रहता है और उसको कोरूजन हो जाता है। आपके घर में वायर्स हैं, उनमें ग्रीन कलर का कोरूजन होता है, ठीक है। लोहा, लोहे का कोरूजन तो आप देखते हो, जैसे आपके घर में ग्रिल्स लगी हैं आयरन्स की, जिसके ऊपर एक ब्राउनिश पाउडर सा बन जाता है। आप ये भी देखे होंगे कि जो आपके बाथरूम का दरवाजा अगर लोहे का है, 1 साल 10 साल तक वो उसमें पानी की छींटे पड़ पड़ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके उसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, और वहां पे ब्राउन कलर का पाउडर सा बनता है। इस कोरूजन का एक स्पेशल नाम भी है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं दैट इज रस्टिंग बोलते हैं, इसको रस्टिंग बोलते हैं। और देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन और पानी का मॉलिक्यूल क्या बनाता है, दैट इज दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट। प्रिवेंशन कैसे होगा, आप पेंट करोगे, ऑयल करोगे, पेंटिंग होती है ना, जैसे आपके ग्रिल्स पे पेंट होता है ना, या आप ध्यान से देखो तो आपके दरवाजे पे, आपके डोर जो लोहे पे उस पे पेंट इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन और पानी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सके, ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो जाए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक की क्या हो जाती है, कोट बनाते हैं, ठीक है। ग्रीसिंग मतलब जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, उनमें बड़े बड़े मोटर्स होते हैं जो घूमते हैं, एक मोटर दूसरे के ऊपर घूमती है, ठीक है, एक गरारी दूसरे के ऊपर घूमती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं वो गरारी, तो वहां पे कोरूजन ना हो तो वहां पे ऑयल का या ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अच्छा, एक और गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने, जिंक की कोट की जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कोई अलोई फॉर्मेशन होती है, अलोई फॉर्मेशन में क्या करेंगे, दो मेटल को जैसे कॉपर और जिंक को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताना कॉपर और जिंक की अलोई को क्या बोलते हैं। अलोई मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया ताकि रेट ऑफ कोरूजन को क्या कर दिया गया, कम कर दिया। यहां पे आपका चैप्टर, यहां पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है यहां पे खत्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है। अगर आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी देसी मास्टर के पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए हर एक वीडियो आने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर देना। लेक्चर नोट्स डालूंगा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं डालूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी साथ देना मेरा, मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन आपके लिए एक कर रहा हूँ, बस थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो पूछना, मेरे पास जितना भी टाइम होगा मैं आपको आपकी मदद करूँगा। बाकी और क्या बोलना, और ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया अब मार्केट में, तो थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, मिलते रहेंगे वीडियोस में, ठीक है। और दुआ करते रहना मेरे लिए। वंदे मातरम।